हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये 11th 12th एंड 13th नवंबर का सेशन है। इसमें मैं टोटल 15 से 17 तक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो 11 12 एंड 13 नवंबर से रिलेटेड रहे, और 36 हमारा ये सेशन हो गया है। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सो रिपोर्ट्स सबसे पहले मैं कवर करने वाली हूँ जो भी हाल फिलहाल में न्यूज में रही है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है। सो खाद्य और कृषि की स्थिति, ये किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? सो आंसर होगा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FAO जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम इटली में, और 1990 की ये संस्था है, 1919 की ये संस्था है। अब देखिए, इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है। इस रिपोर्ट में बेसिकली फूड और एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया है। इसमें बताया गया है कि वर्तमान कृषि खाद्य प्रणालियां पोषण प्रदान करती है, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को कायम रखती है, लेकिन इसी के साथ साथ ये स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भारी छिपी हुई लागत भी लगाती है। यानी इसकी वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण को जो नुकसान होता है, और उस नुकसान की वजह से जो लागत, एक्स्ट्रा लागत लगती है, ये रिपोर्ट उसको दर्शाती है। सो अप्रोक्स 10 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन के बराबर लागत की नुकसान को दर्शाती है ये रिपोर्ट, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर होने वाले नुकसान के कारण। ठीक है, और ये जो 10 ट्रिलियन है, ये ग्लोबल रेट है। ग्लोबल अप्रोक्स जो ग्लोबल जीडीपी है, वैश्विक जीडीपी, उसका 10% है 10 ट्रिलियन। ठीक है, और टोटल जो कंट्रीज इंक्लूड की गई है वो 154, 154 देशों को मिलाकर ये डेटा बताया गया है। तो आपको ये डेटा ध्यान रखना है कि इस रिपोर्ट में ग्लोबल जीडीपी का 10% नुकसान को बताया गया है, जो कि स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हो रहा है, कृषि और खाद्य के नेगेटिव इफेक्ट के रूप में। और टोटल 154 देशों को इंक्लूड किया गया है, 10 ट्रिलियन के बराबर की लागत का नुकसान। फाइन, नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट रिपोर्ट जो न्यूज में रही थी, कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? सो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट की बात की जा रही है। इसको कौन जारी करता है? UNEP करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये इसने इसको लॉन्च किया, कहाँ पे किया? COP 28 में किया गया। COP 28 क्या है? जलवायु सम्मेलन। ठीक है, कहाँ पर हुआ? दुबई में हो रहा है, हो गया है दुबई। ठीक है, 28 वाला। और 27 वाला कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। तो अब इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नेक्स्ट 7 इयर्स में जो वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्पादन है, वो 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में उल्लिखित जलवायु लक्ष्य के भीतर रहने के लिए आवश्यकता स्तर से दोगुना से अधिक होने का अनुमान। देखिए, मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखिए, नेक्स्ट 7 ईयर में इसने बताया है कि 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, तो उसमें एक लिमिट फिक्स की गई थी जलवायु लक्ष्यों को भीतर रखते हुए। लेकिन उसपे जो लिमिट फिक्स की गई थी जीवाश्म ईंधन उत्पादन के लिए, वो अगले 7 सालों में उस लिमिट के स्तर से दोगुना से भी अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी किसको यूज करने में? वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्पादन में। ये इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। साथ ही साथ पेरिस जलवायु समझौते में ये भी बात की गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग को बना के रखना है, कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य भी इस पेरिस जलवायु समझौते में शामिल था। ठीक है, तो पेरिस जलवायु समझौते के लिए अब दो बात ध्यान रखना। एक तो वैश्विक जीवाश्म ईंधन की उत्पादन की लिमिट को सेट किया गया था, और एक ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था। और इस प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अगले 7 सालों में पेरिस जलवायु समझौते के तहत जो लिमिट स्थापित की गई थी जीवाश्म ईंधन की, वो दुगने से
दुगने के स्तर से भी अधिक होने वाली है जीवाश्म ईंधन के उत्पादन की जो रेट है। ठीक है। और अगर जीवाश्म ईंधन बढ़ेगा तो ऑफकोर्स जो ग्लोबल 1.5 डिग्री सेल्सियस है उसकी लिमिट भी एक्सेस करेगी। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। यूएनईपी की ये रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फाइन। नेक्स्ट रिपोर्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक यानी टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में है। सो रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, तपेदिक रिपोर्ट। ठीक है, किसकी रिपोर्ट है ये? डब्ल्यूएचओ की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। और इसके अकॉर्डिंग जो टीबी के सबसे ज्यादा मामले ये किस देश में बताए जाने वाले हैं, सो ये भारत में बताए गए हैं 2022 में। ठीक है, तो आप पहले रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, वैश्विक टीबी रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है? डब्ल्यूएचओ की। इस रिपोर्ट में बताया गया है तपेदिक की सबसे ज्यादा मामले टीबी के कहाँ पर, और 2022 का डेटा बताया गया है भारत में है। ठीक है, तो भारत में 2022 में 2.8 मिलियन टीबी के मामले हैं। 2.8 बहुत ज्यादा है ये, दुनिया में सबसे ज्यादा। और इसके कारण जो मृत्यु दर बताई गई है वो 12% बताई गई है। ठीक है, ये दो डेटा आपको ध्यान रखना है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जितनी भी स्कीम्स रही है, ब्रांड वगैरह, नेशनल न्यूज, कंपनी, बिजनेस, हम वो बात करेंगे। देखिए, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL की हाल ही में लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है? सो NCOL की बात की जा रही है। उन्होंने हाल ही में एक ब्रांड को लॉन्च किया है, उस ब्रांड का नाम क्या है? तो भारत ऑर्गेनिक्स। क्या नाम है? भारत ऑर्गेनिक्स। देखिए क्या है NCOL। सो NCOL नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। सो कृषि से संबंधित संस्था है ये, कृषि से संबंधित है। सो न्यूज में ये इसलिए रही क्योंकि हाल ही में जो हमारे सहकारिता मंत्री है, कौन है सहकारिता मंत्री? अमित शाह। उन्होंने NCOL यानी कृषि से संबंधित सरकार की जो संस्था है, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, उसके एक ब्रांड भारत ऑर्गेनिक्स को लॉन्च किया। एनसीओल ने इस ब्रांड को लॉन्च करने के बाद ये बताया है कि किसी भी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अर्जित जो लाभ होगा उसका डायरेक्ट 50% सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा और बाकी सरकार की संस्थाओं में निवेश किया जाएगा, स्कीम्स में निवेश किया जाएगा। यानी इसमें बात की गई फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे जो भी लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, उसका 50% कहा जाएगा अकाउंट्स में, डायरेक्ट बैंक खातों में। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विशेष आहरण अधिकारों का कोटा, SDR, जो समाचारों में दिख रहा है कि संस्था से संबंधित। देखिए SDR क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए SDR एक करेंसी है, और किसकी करेंसी है ये? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF की करेंसी है ये। सो SDR एक करेंसी है, संपत्ति है, जिसका रख रखाव कौन करता है? IMF करता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। IMF ने SDR को 1969 में बनाया है, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय प्रकार की मौद्रिक आरक्षित मुद्रा है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। अब न्यूज में ये क्यों रही? न्यूज में ये इसलिए रही क्योंकि हाल ही में IMF ने क्या करा है, उसके जो मौजूदा सदस्य है IMF, तो उन सदस्यों को उनके मौजूदा कोटे के अनुपात में आवंटित कोटे को 50% बढ़ाने का अनुमान प्रस्ताव जारी किया है। यानी IMF सदस्यों के पास SDR का जो कोटा है, उनके उस कोटे को 50% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। किसने? IMF ने। इसलिए ये न्यूज में रहा। यानी जिसके पास भी अभी मौजूदा में जितने भी SDR राइट्स है,
उसमें 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। एसडीआर जो कि क्या है, आईएमएफ की करेंसी है, मुद्रा है। अब देखिए भारत की बात कर लेते हैं संदर्भ में। सो भारत के पास जो एसडीआर का कोटा है, यानी आईएमएफ का जो संपत्ति भारत के पास कितना है, 13,114.4 मिलियन है, जो 2.75% की हिस्सेदारी दिखाता है। ठीक है, कितनी, 2.75% की। और जो आईएमएफ है, ये भारत का मतलब भारत आईएमएफ का 8वां सबसे बड़ा कोटा धारक देश है। 8वां सबसे बड़ा कोटा धारक देश कौन, भारत, आईएमएफ का। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अमेरिकी विकास वित्त निगम ने किस भारतीय परियोजना के लिए 553 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि देने का वादा किया है। सो फर्स्ट टाइम हुआ है जब अमेरिका की कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भारत की किसी योजना में निवेश कर रहा है। तो देखिए, अमेरिकी सरकार का वित्त संस्थान है जिसका नाम है अमेरिकी विकास वित्त निगम, टीएफ्स। तो ये कौन है, अमेरिका का वित्त संस्थान। पहले तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अमेरिका का लोन प्रदान करने वाला संस्थान है, ये वित्तीय संस्थान है। अब इसने भारत की एक योजना में निवेश करने का वादा किया है। कौन सी योजना है, कोलंबो पश्चिम अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल योजना। ठीक है, सो यूएस का जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने 553 मिलियन डॉलर की फंडिंग देने का वादा किया है। और ये जो कोलंबो पश्चिम अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल परियोजना, ये अडानी ग्रुप की परियोजना है। और इस प्रकार पहली बार हुआ है जब अमेरिकी सरकार ने अडानी परियोजना का समर्थन किया है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विश्व स्थानीय उत्पादन मंच WLPF की संस्था की एक पहल है। सो विश्व स्थानीय उत्पादन मंच ये WHO की पहल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहल है। WHO 1948 की संस्था है। अब देखिए, और ये इसका सेकंड एडिशन है, विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का सेकंड एडिशन है, जो कि कहाँ पर हो रहा है, नीदरलैंड में हो रहा। कहाँ पे, नीदरलैंड। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंचाना। यानी विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का बेसिकली उद्देश्य है कि दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ा। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ना, वो वर्चुअली हुआ था। हाँ हुआ था, कब हुआ था, 2021 में हुआ था। और न्यूज में इसलिए था कि भारत के हाल ही में जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री है, उन्होंने इस पार्टिसिपेट किया नीदरलैंड में। तो वो भी नीदरलैंड में इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और कौन है रसायन और उर्वरक मंत्री, वो है श्री भगवंत हुबा। कौन है, श्री भगवंत हुबा, इनका नाम ध्यान रखिए। रसायन और उर्वरक के राज्य मंत्री है ये। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हानले और मेराक वेधशालाएं किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सो वेधशालाएं जिनका नाम है हानले और मेराक वेधशालाएं, कहाँ पर, ये लद्दाख में है। अब देखिए, न्यूज में ये इसलिए थे क्योंकि पहले तो ये फेमस क्यों हुई, फेमस है रात में आकाश की तस्वीरें खींचने के लिए। सो रात में आकाश की तस्वीरें खींचने के लिए जगह जानी जाती है हानले और मेरठ वेधशाला। न्यूज में इसलिए थे क्योंकि हाल ही में यहाँ पर तीव्र लाल औरोरा औरोरा लाइट्स देखी गई। क्या देखी गई, औरोरा लाइट्स यहाँ पर देखी गई। ठीक है, जो कि एक असामान्य घटना है। सो हाल ही में लद्दाख के हानले और मेराक में तीव्र लाल अरोरा दृश्य देखने को मिले, इसलिए ये न्यूज में रहा। अब देखिए अरोरा, इसका क्वेश्चन बनता है कि ये जनरेट कैसे होता है। तो अरोरा तब जनरेट होता है जब सौर कण सौर कण कांटेक्ट में आते हैं किसके, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ।
सो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ जब सौर कण कांटेक्ट में आते हैं तो देखने को मिलता है अरोरा लाइट्स। और अक्सर ये कहाँ पर होता है? पृथ्वी के ध्रुवों की तरफ होता है, पोल साइड पर होता है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, अरोरा कहाँ पर होता है? पृथ्वी के ध्रुवों के करीब देखी जाती है। और ये घटना कब होती है? जब सूर्य के सौर कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क करते हैं तो अरोरा देखी जाती है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड किस देश से संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड की बात की जा रही है, ईसीबीसी। किससे संबंधित है? भारत से संबंधित है ये जो कोड जनरली वाणिज्यिक भवनों के लिए दिया गया है। वाणिज्यिक भवनों के ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए बनाया गया है। सो वाणिज्यिक भवनों की ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए जो कोड है उसका नाम क्या है? ईसीबीसी, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी कब? 2007 में शुरुआत हुई थी। किसने करी? विद्युत मंत्रालय ने करी। 2007 में विद्युत मंत्रालय द्वारा ये कोड प्रस्तावित किया गया। अब न्यूज में क्यों रहा भारत का ईसीबीसी? न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में पेरिस स्थित एक संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रदर्शित करी है। उस रिपोर्ट का नाम है विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट। विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट में भारत का ये जो ईसीबीसी है इसको एक उल्लेखनीय अपवाद बताया गया है। उल्लेखनीय अपवाद यानी एक्सेप्शनल बताया गया है। डेवलपमेंट कंट्रीज में, विकासशील देशों में भारत की ईसीबीसी को उल्लेखनीय अपवाद के रूप में दर्शाया गया है। यानी जो विकासशील देश है वो ऊर्जा के मामले में बहुत पीछे है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत ऊर्जा के मामले में काफी आगे है अदर विकासशील देशों से कंपेयर किया जाए। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का जो ईसीबीसी है वो उसे अदर विकासशील देशों से बहुत अलग करता है। और अगर रेट की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि भारत में इमारतों से जो कुल बिजली खपत है वो 30% की हिस्सेदारी रखती है। और 2042 तक जो हमारा लक्ष्य है 50% तक पहुंचने का अनुमान है इमारतों से बिजली उत्पादन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनसिरी निचली जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो देखिए, ये पहले तो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और ये अभी प्रोसेस में बन रही है, काफी रुकावटों को ये देख रही है। अब उन्हीं रुकावटों में से एक और रुकावट इसने हाल ही में देखी। देखिए क्या हुआ, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर जो जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है सुबनसिरी निचली जल विद्युत परियोजना, वहां पर हाल ही में ये जो बांध है इसके बाई ओर की पहाड़ी ढह गई। और इस कारण जो मलबा है वो यहाँ पर इस बांध में आकर, इसके जल स्तर में आकर जलाशय में मलबा क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। ठीक है, जिस कारण पानी का जो बहाव है वो रुक गया। अब देखिए, सुबनसिरी का नाम ध्यान रखना, नदी है ये और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी, जिसके ऊपर बन रहा है जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी निचली जल विद्युत परियोजना, जहां पर हाल ही में पहाड़ी ढह गई और जलाशय में मलबा इकट्ठा हो गया और पानी का प्रवाह रुक गया सुबनसिरी नदी का। फाइन, तो ये परियोजना कहाँ की है? असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है 10 नवंबर को मनाए जाने वाले किस विशेष दिन का विषय है विज्ञान में विश्वास बनाना। तो विज्ञान में विशेष विश्वास बनाना शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। ज्ञान से होगा शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 10 नवंबर को। और इसकी थीम रही विज्ञान में विश्वास बनाना। तीन चीजें ध्यान रखिए, डे का नाम, डेट और उसका थीम। ठीक है। प्रतिवर्ष सप्ताह मनाया जाता है इसके लिए 9 से 15 नवंबर। 9 से 15 नवंबर के प्रतिवर्ष सप्ताह मनाया जाता है। फर्स्ट कब स्टार्ट किया गया था? 1986 में स्टार्ट किया गया था फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष के उपलक्ष्य में। और इस सप्ताह की घोषणा की गई थी 1988 में। तो किसने करी थी? यूएन महासभा द्वारा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपार, जो खबरों में देखी गई थी किस क्षेत्र से संबंधित एक रजिस्ट्री है। सो अपार की बात की जा रही है, इसका फुल फॉर्म पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। उस शैक्षणिक से संबंधित एक रजिस्ट्री है ये। सो क्या है ये? छात्रों की विशेष पहचान प्रणाली के लिए अपार को स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? जीवन भर की शैक्षणिक प्रगति पर नजर रखने के लिए परियोजना है ये। यानी छात्रों की जीवन भर शैक्षणिक प्रगति पर नजर रखने के लिए परियोजना प्रस्तावित की गई और उसी परियोजना के लिए एक रजिस्ट्री को अभी लॉन्च किया गया जिसका नाम है अपार। और ये हिस्सा है किसका? 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसकी जो स्कीम थी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। सो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का पार्ट है ये अपार परियोजना। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, विशेष पहचान प्रणाली छात्रों के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 23 और कॉर्पोरेट अभ्यास किया। सो ये किया है भारत ने किसके साथ? बांग्लादेश के साथ किया है। द्विपक्षीय यानी बाइलेटरल नौसैनिक अभ्यास है ये। बोंगो सागर का ये 4th एडिशन है और कॉर्पोरेट का ये 5th एडिशन है। तो ध्यान रखना बांग्लादेश के साथ भारत कौन सी एक्सरसाइज करता है? एक तो बोंगो सागर करता है और एक कॉर्पोरेट करता है। और ये कहाँ पर की गई? बंगाल की उत्तरी खाड़ी में की गई। कहाँ पर? बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है। सो फर्स्ट रोबोट सीईओ भी आ चुका है इस दुनिया में जिसका नाम है मीका। तो मीका बन चुका है वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट सीईओ। किस कंपनी का रोबोट सीईओ है? सो पॉलिश रम कंपनी है। पॉलिश रैम कंपनी है ये जिसका नाम है डिक्टाडोर। सो कंपनी का नाम है डिक्टाडोर। इस डिक्टाडोर ने अपने फर्म का नेतृत्व करने के लिए हाल ही में एक रोबोट सीईओ मीका को लॉन्च किया है। ये जो रोबोट है ये एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है और फीमेल रोबोट है ये। पहली सीईओ महिला रोबोट, फीमेल रोबोट। ठीक है। इसको डेवलप किसने किया है? हैंसेन रोबोटिक्स ने इसको डेवलप किया है। हैंसेन रोबोटिक्स ने इसको डेवलप किया है डिक्टाडोर कंपनी के सीईओ के तौर पर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। ओवा सावारा द्वीप श्रृंखला जो खबरों में देखी गई है किस देश से संबंधित है। तो देखिए एक आइलैंड न्यूज में रहा जिसका नाम है ओवा सवारा द्वीप श्रृंखला। सो देखिए ये जो आइलैंड है ये जापान से है और ये अभी नया विकसित हुआ है। जापान में जन्मा नया आइलैंड। आपने न्यूज देखी होगी कि जापान में एक नए आइलैंड उभरा है जिसका नाम है ओबा सवारा द्वीप श्रृंखला। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ, जापान में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटा
तो ज्वालामुखी फटने के बाद जापान के ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के पास एक नया द्वीप उभरा है। ठीक है, तो जापान में जन्मा है एक न्यू द्वीप, कहाँ पर? ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के पास। फाइन। सो इसी के साथ ये सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज आप इसको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।